अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अमेरिकन विजिट वीज़ा के मराहिल और DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह इफ़ेक्टिवली आप फिल कर सकते हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने बहुत से एप्लीकेंट्स के DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म देखे हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ और माजरत के साथ कि न जाने कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे आप अपने DS-160 में, या आपको पता नहीं है कि उसको किस तरह आप फिल कर रहे हैं। बहुत ही वीक DS-160 है, उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो वीज़ा ऑफिसर को इनकरेज करे कि वो आपको पहले ही लेग पे वीज़ा इंटरव्यू के शुरू में ही, इनिशियल स्टेज पे ही वो इस काबिल हो कि एकदम से वो आपके बारे में सोचे कि आपको ये विजिट वीज़ा देना है और पॉजिटिवली आप अपना इंटरव्यू शुरू करें। लेकिन जब आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म ही इतना वीक होगा, जो वो देखने के बाद वो आपको क्वेश्चन करता है वीज़ा इंटरव्यू में, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके लिए होंगे। कोई इंटरव्यू आपका पॉजिटिवली शुरू होगा तो नेगेटिवली एनवायरनमेंट के अंदर आपका अगर इंटरव्यू शुरू होता है तो आप देखें कि आगे जाके उसके क्या नताइज निकलेंगे। मैं बारहा आपको ये बता चुका हूँ कि अमेरिकन विजिट वीज़ा B1 B2 जो है उसके लिए सिर्फ आपको 30 सेकंड से 1 मिनट 1.5 मिनट इतना ही टाइम होता है जिसके अंदर वीज़ा ऑफिसर ने डिसाइड करना होता है कि वो कौन से ब्रैकेट में आपको फेंकेगा। अब इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो शुरू से ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आपका इंटरव्यू शुरू हो। बहरहाल देखें, जब आप अमेरिकन विजिट वीज़ा के लिए जाते हैं तो उसके लिए पहला मरहला ये होता है कि आपने स्टडी करनी है, आपने DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म रिट्रीव करना है। ये आपने US एम्बेसी की वेबसाइट पे, जिसके आखिर में गव आता है GOV, उस पर जाकर आपने अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने जो है वो फ़ी जो है वो डिपॉजिट करनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है और आखिरी मरहले में आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो ये इसके मराइल हैं। अब ये भी देखा गया है कि आपको शुरू से इतना अंदाज़ा नहीं होता, चूँकि इतनी नुमाया तरीके से फौरी तौर पे आप उन वेबसाइट्स को जो है वो कैच नहीं कर सकते जिसके अंदर DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म है और जो मराइल हैं। तो उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं तो आप किसी न किसी ऐसे अनाड़ी कंसल्टेंट के हाथ चढ़ जाते हैं और वो आपसे शुरू में ही, एक तो वो आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर तवज्जो नहीं देता, आप भी उसको पढ़ते नहीं हैं, आपको जब इल्म नहीं होता तो आप उसको एडवाइज़ नहीं कर सकते, तो वो ऐसा वैसा करके DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म भर देता है। वो आपके यूज़र नेम और आपकी जो डिफरेंट चीज़ें जो आप फॉर्म रिट्रीव करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए होते हैं, क्वेश्चन आंसर, वो भी अपने पास रख लेता है, आप उसके मोहताज हो जाते हैं। वो बाद में आपको ब्लैकमेल भी करते हैं और आपसे पैसे भी हथियाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका अगर आपने किसी कंसल्टेंट के पास जाना है और आप समझते हैं कि आप बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हैं कि अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, तो फिर आप उस पर कम से कम तवज्जो दें, उसको देखें आपके उसने आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया है। तो मैं आपको DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके बारे में आज मैं आपको कुछ एंड्स दूंगा इस तरह के, ताकि एक स्ट्रॉन्ग DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें। बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से एप्लीकेंट्स ने DS-160 फॉर्म जो हैं वो मुझे भेजे हैं, मैंने उनको रिव्यू किया है, लेकिन मुझे उसके अंदर कोई जान नज़र नहीं आई।
मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही इस तरह फिल किए होते हैं जिस तरह आप कोई रूटीन का काम कर रहे हैं और आप फटीक समझ के उसको उसको फिल कर रहे हैं, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप रिजेक्शन लेकर आ जाते हैं और फिर हमेशा के लिए जो है वो आपके मामलात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक आसान काम को आप मुश्किल बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी। देखें, DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म आपने बहुत तवज्जो देनी है उस पर। ये की है, ये स्टार्टिंग लाइन जो है DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपनी सारी डालनी है। आपने अपने नाम के स्पेलिंग सही डालने हैं, अपना पासपोर्ट नंबर सही डालना है। उसको आपने कोई परेशानी समझ के फिल नहीं करना, बल्कि उसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े अच्छे तरीके से गौर से, एहतियात से अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के आपने उसको फिल करना है। उसके बाद जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 हो जाती है। उसके अंदर भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर ट्रैवल इंफॉर्मेशन आ जाती है। देखिए, ट्रैवल इंफॉर्मेशन के अंदर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बल्कि मैक्सिमम जो है वो बहुत ही इनकम्प्लीट और बहुत कम इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे देते हैं, जिसका किसी को कोई भी अगर आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ेगा तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। कभी कभी तो ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का जब आप बिल्कुल वहाँ पे शॉर्ट सी एक आध लाइन लिख देंगे तो वो उससे अंदाज़ा नहीं होता। आप उसको स्ट्रांग बनाएं। आपकी टाइज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपने आप को हाईलाइट करना है आपने उसके अंदर। देखें, जब आप अपने आप को हाईलाइट करेंगे, आप अट्रैक्शन होगी, वो आई कैचिंग DS-160 फॉर्म होगा आपका, तो फिर ही आप मुतासिर कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को। वीज़ा ऑफिसर को तो आपके स्टेटस का, आपकी कंडीशन का कुछ पता नहीं है। वो तो नेगेटिव ही माइंड के साथ आते हैं कि आपने जो लिखा है आपने गलत बयानी की है, आपने वैसे ही जो है टोटल पूरा किया हुआ है, तो वो नेगेटिव माइंड के साथ आते हैं। उसको पॉजिटिव आपने करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म में जो मजबूरन आ जाती है, जो आपको डालनी पड़ती है, अगर आपका कोई सिबलिंग अमेरिका में है या आपके कोई रिलेटिव हैं करीबी वहाँ पे अमेरिका में, या आपकी शादी नहीं हुई या आपकी उम्र कम है, तो इन चीज़ों को आपने टर्न अराउंड करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनानी है वहाँ पे। तो नेगेटिव को आपने काउंटर करना है और आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये भी बड़ी टेक्निक है कि आपने उस चीज़ को किस तरह करना है। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो देखें, इसके अंदर जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल। अब कितने ही एप्लीकेंट जो हैं वो आए और उनका मैंने DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म देखा है, तो उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है B2। मैंने उनसे पूछा कि आप ये B2 का क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी ये हम विजिट के लिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर देखें, आपने B1 B2 करना है, प्लेजर करना है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको आपने अलग से करना है, ताकि आखिर में आपका जो कंक्लूजन हो वो B1 B2 पे हो। प्लेजर B1 B2 ये मुकम्मल वीज़ा है जो आप अप्लाई करते हैं। जो बिजनेस में जो लोग होते हैं, देखें, वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइन बिजनेसमैन होते हैं और वो B1 वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। और B2 वीज़ा जो है, देखें, वो सिर्फ प्लेजर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो आप अप्लाई करते हैं। मतलब कि आपका बिजनेस का कोई इरादा नहीं है, कुछ आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिर्फ खाली आप प्लेजर के लिए जा रहे हैं। तो वो आप देख लें कि जब एक कंबाइंड मकसद होता है, आप अगर यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आप बिजनेस भी देखना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, तो B1 B2 जब आप करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो
वो आपकी शुरुआत होगी। तो ये इसलिए खाली B1 या B2, अगर आपकी कंडीशन इतनी स्पेसिफिक नहीं है तो आप वो मत करें। आप B1 B2 मेक श्योर कि वहाँ पे B1 B2 लिखा हो आखिर में, प्लेजर B1 B2। तो ये बहुत से जो है वो सिर्फ B2 उसमें लिखा होता है और उनको खुद भी पता नहीं है कि ये B2 किस तरह हो गया है। तो वो जो फिल करने वाला है ये उसका ही कमाल है। बाकी आप देखें कि हु पेज फॉर योर ट्रिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुल्क से बाहर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और वो अमेरिका का B1 B2 विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए अप्लाई करते हैं और उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये इस ट्रिप में कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन पे करेगा, ये सारा कुछ उन्होंने अपना लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट जो चीन में गया हुआ है, जो इंग्लैंड में है, जो किस जर्मनी में है, और वो खुद ही स्टूडेंट है और खुद उसको स्पॉन्सर उसकी फैमिली मेंबर्स ने किया हुआ है, और जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है वहाँ से अमेरिका का, तो उसके अंदर वो लिख रहा है कि माई सेल्फ। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप जो स्टडी करने आए हुए हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आपको पे कर रहे हैं सारा कुछ, और वहाँ से जब आप स्टूडेंट हैं और आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने लिखा हुआ है माई सेल्फ। डजंट मेक सेंस, ये इस तरह नहीं है। तो ये मकसद यही कहने का मेरा कि ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। उसके बाद आप देखें कि मैंने आपको वीज़ा कैटेगरी का बता दिया। फिर इसमें होता है कि ट्रैवल कंपेनियन, आपके साथ कोई सफ़र कर रहा है। अब बहुत से देखें, आपको इल्म नहीं होता और आप उसके अंदर लिख देते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके दो दोस्त जो हैं वो आपके साथ जा रहे हैं या कोई एक आपका फ्रेंड जा रहा है साथ, तो आप उसके अंदर वो लिख देते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे साथ है। तो आप अपना केस वीक कर रहे हैं, आप अपना केस जो है याद रखें कमज़ोर कर रहे हैं। आप बेशक वो आपके साथ जाए, आपको ट्रैवल कंपेनियन जब तक आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, उस वक्त तक आपको कोई कंपेनियन बनाने की या ग्रुपिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है टोटली कि आप एक दो लोगों के साथ जा रहे हैं और आपके मकासद कुछ और हैं, आप वीज़ा को चीट करने का सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव होता है। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ही ये नेगेटिव होता है। दो अच्छे दोस्त वेल ऑफ बिजनेसमैन भी इकट्ठे जाते हैं बिजनेस करने के लिए ये, लेकिन जनरली जब आपकी बहुत से वीक एरिया हो, आप इसको भी अपना एक वीक एरिया बना दें, नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखें, उसके बाद प्रीवियस यूएस ट्रैवल जो है वो आपने उसको भी बड़े एहतियात के साथ लिखना है। आपका वीज़ा अगर इससे पहले रिफ्यूज़ हो गया है तो आपने उसके अंदर लिखना है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब वो उसमें वो पूछते हैं कि जी बताएं क्या वजह थी कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखें, यहाँ पे टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। B1 B2 विजिट वीज़ा जो है उसके अंदर जब आपकी रिफ्यूजल होती है तो वो आपको जो पेपर देते हैं उसके अंदर वो कुछ भी नहीं लिखते, वो किसी चीज़ को टारगेट नहीं करते, बताते नहीं है कि क्या वजह है हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। तो फिर आपको क्या पता है कि आपको इस वजह से वीज़ा नहीं मिला। इसलिए आप उसके अंदर जनरली जो है वो आपने यही लिखना है कि आई डोंट नो बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि मुझे वीज़ा क्यों नहीं मिला पिछली दफ़ा। तो उसमें भी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एजुकेशन जो है वो आपने लिखनी है। आपका इंस्टीट्यूट अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट था तो आपने उसके बारे में भी उसका नाम, उसकी अपनी डेट्स वगैरह सब लिखनी है। ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज में आ जाता है। देखिए, उसके बाद कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको ज़रा आपने सुनना है। मैं बार बार इसको बता चुका हूँ लेकिन आपने फिर एक दफ़ा तवज्जो देनी है। देखें, जब आप उसके अंदर आप कोई जॉब कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आप बताएं कि आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या हैं। देखें, आपने अपनी ड्यूटीज़ को सबसे आखिर में लिखना है। सबसे पहले अपनी फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी कंपनी जो है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, देखें आप उसकी स्टैंडिंग देखें कि आपके मुल्क के अंदर उसकी क्या स्टैंडिंग है। सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करें कि मैं फलानी कंपनी में ABC में
इतने अरसे से इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। मेरी ये कंपनी जो है ये मल्टी नेशनल कंपनी है और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। इसका जो टर्न अराउंड है, जो इसका बिजनेस है, आपने उसको भी टारगेट करना है, कितने मिलियंस कितने बिलियंस। अगर आपके पास कोई फंड्स हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर मेंशन करना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इतने फंड्स मेरे पास होते हैं, और उसको मैं हैंडल करता हूँ प्रोजेक्ट्स में। ये चीज़ आपने लिखनी है। आप अपनी जॉब के बारे में लिखना है, आपका टाइटल क्या है, आप कितने लोगों को ओवरसी कर रहे हैं, कितने लोग आपके अंडर कमांड में काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी 2-4 चीज़ें लिख दें कि आप मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आप इंजीनियर हैं, तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, आपका क्या काम है। लेकिन उससे पहले आपने अपनी फर्म, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, ताकि पता चले कि आप कोई आम एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, आपका टाइटल अच्छा है और आप यहाँ मुतमईन हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए पॉजिटिविटी लाएंगी आपके इंटरव्यू के अंदर, और वीज़ा ऑफिसर भी ये समझेगा कि आप मुतमईन हैं, आप अपने वीज़े का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो देखें, बिजनेस मैं कह रहा हूँ कि मैंने 90% देखे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं फलानी जो है वो कंपनी, उसका ये एड्रेस है, और एड्रेस भी उसका लिखा हुआ है कि वो बार्बर शॉप के साथ जो है मेरी कंपनी है, ऑफिस है। देखिए उसको जनरली आप स्ट्रीट लिखें, इस तरह की आप जो है वो मार्किंग ना करें उसके अंदर कि आपकी कहाँ पे कंपनी है। आप अपनी कंपनी, कितने अरसे से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप ओवरसी करते हैं, कमांड करते हैं, आपका टर्न अराउंड कितना है, और पहले आपने शुरू किया है तो आपकी कितनी ब्रांचेस थी, अब कितनी ब्रांचेस हैं। उसके अंदर आपने अपनी डेवलपमेंट बतानी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो इसलिए बाद में आपने आखिर में ड्यूटीज़ अपनी लिख देनी है। ड्यूटीज़ बिजनेस के अंदर क्या है कि आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप असाइन करते हैं काम जो है, और आप मैनेजमेंट में आप CEO हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप क्या चीज़ हैं उसके अंदर। तो पहले आपने अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को जो है वो उसको हाइलाइट्स बयान करनी है, फिर अपना रोल अदा बताना है, और अपना फाइनेंशियली आपने उसको क्लियर करना है, ताकि अगले को पता चले कि आपका कितना बड़ा बिजनेस है। बहुत अच्छे बिजनेस लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लिखने में इस तरह पता चलता है कि आप एक ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बहुत अहम है, याद रखें। और फिर आपकी इनकम है। देखें, आप अपनी इनकम को मैक्सिमम करके लिखें। बहुत सी ऐसी इनकम है जो आप उसको इनकम ही नहीं समझते। आपकी सारी इनकम्स हैं, और अपनी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंडिचर से पहले जो आपके पास अमाउंट होती है वो इनकम होती है। ये कोई सेविंग नहीं होती कि आपके पास कितने पैसे महीने के आखिर में बचते हैं, बल्कि कुल टर्न आउट जो आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का होता है, तो वो उसको आपने शामिल करना है। अगर आपके फैमिली मेंबर जो हैं, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, वो भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी इनकम को भी आपने इसके अंदर शामिल करना है। तो ये DS 160 जो है, ये बार बार मैं आपको कहता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने मुकम्मल तरीके से इसको फिल करना है। बाकी चीज़ें जो हैं DS 160 में वो जनरली आम चीज़ें होती हैं, वो येस नो आपने करना होता है, आप उसको पढ़े अच्छी तरह। और आप फिर दूसरी बात है, इंग्लिश जो है आप देखें, किसी से आप मशवरा कर लें, किससे आप पूछ लें, उसके अंदर अच्छी इंग्लिश लिखी होनी चाहिए, जो जिस तरह ताकि अगले आदमी को ये बात समझ आए कि आप लिख रहे हैं उसके अंदर के आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी। अब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आई एम वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग
इन फलाना फलाना कंपनी और वो वाज लगा दिया आपने, या आपने हेड लगा दिया, या गलत इस्तेमाल कर दिया कोई इंग्लिश तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश ज़रूरी है कि 100% ही आती होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप किससे पूछ सकते हैं, आप अच्छी ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं ताकि आपका DS 160 एक स्ट्रॉन्ग DS 160 बन जाए। तो ये आज की वीडियो का मकसद मेरा ये था कि चूँकि बहुत से मैंने इस तरह के सवालात मुझ पे किए गए हैं, तो मैंने वो सबको इकट्ठा करके आपको DS 160 और जो मराहल हैं अमेरिकन विज़िट वीज़ा के, वो आपको मैंने ताकि एक वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर हो जाए और वो सवालात तो कम से कम एक साइड पे हो जाएं, क्योंकि फिर एक एक सवाल का जवाब देना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बाकी सिचुएशन वही है, आपने jk.toptailteller@gmail.com पे मुझे जो है अपनी कंडीशन अच्छी तरह अच्छी डिटेल के अंदर आप लिखें, मैं आपको वहाँ पे उनका जवाब देता हूँ। आपको अगर मुझे मेरा वक्त चाहिए तो आप उसमें डायरेक्ट मुझे लिखें कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम अपनी कंडीशन बयान कर दें पहले, और फिर कहें कि आप मुझे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा। और दोबारा मैं कह रहा हूँ आपको कि अपना DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म आप जितना मुमकिन हो उसको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अपनी आप बनाएं उसके अंदर, और मतलब की चीज़ें उसके अंदर लिखें ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो मुतासिर हो और वो इंटरव्यू में एक पॉजिटिव माइंड के साथ आपके सामने आए और आपको भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। फिर किसी और मौजू के साथ आइंदा मिलते हैं।